अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यशमी जमाल, आप देख रहे हैं मेरा ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग में कुछ बात करेंगे। एक तो सियासत में बंद दरवाज़े नहीं होते, लेकिन सियासत के अंदर क्या कोई ज़बान, कोई वैल्यूज़, कोई कुछ बेसिक रेड लाइन्स भी नहीं होती। ऐसा लग रहा है कि नहीं होती। मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी जो चौधरी शुजात साहब और नवाज़ शरीफ साहब की मुलाकात की बात की थी, वो कुछ इसी कॉन्टेक्स्ट में की थी। कुछ मज़ीद बात करेंगे आईपीपी और नवाज़ शरीफ साहब की जो जमात है, इनकी आपस में सीट एडजस्टमेंट हो गई है। उसको लेकर कुछ बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से तनकीद का जो सिलसिला है, हम देख रहे हैं कि वो बढ़ता चला जा रहा है और साथ ही साथ बिलावल भुट्टो ने अब तो एक चैलेंज भी दे दिया नवाज शरीफ साहब को। कुछ उस पर भी बात करेंगे एंड एट द सेम टाइम ये भी बात करेंगे कि मुल्क के अंदर इस वक्त जो सियासी जमातें ये समझ रही हैं कि वो इक़्तिदार में आएंगी, जिसमें बिलखुसूस ऑफ कोर्स नवाज शरीफ साहब की जमात है, किस तरह के मुस्तकबिल की को लेकर कोई मनसूबाबंदियां की जा रही हैं कि अगर इक़्तिदार में आते हैं तो किसको क्या मिलेगा। वो जो है ना कि किसकी बारी जो है वो किस ओहदे पर आएगी। तो कुछ उसको लेकर भी सुनने में आ रहा है कि मामलात जो हैं वो तय किए जा चुके हैं, तो इसके हवाले से बात करेंगे। मैंने जब कहा कि बंद दरवाजे नहीं होते, लेकिन क्या कोई ज़बान या कोई वैल्यूज़ या कोई रेड लाइन भी होती है, तो वो सिर्फ़ इसलिए कहा कि चौधरी शुजात साहब के हवाले से भी नवाज़ शरीफ साहब ने, जो मैंने पिछले व्लॉग में भी बड़े तफ़सील से बैकग्राउंड शेयर किया था, कहा था कि किसी को भी वापस लिया जा सकता है, लेकिन चौधरी शुजात के लिए जमात के दरवाजे जो हैं वो ताहयात बंद कर दिए गए हैं। लेकिन फिर हमने देखा कि दरवाज़ा ना सिर्फ़ खुला, बल्कि जैसे मैंने कहा कि मियाँ साहब को उनकी दहलीज पर खुद चलकर जाना पड़ा इतने बरसों के बाद। इक़्तिदार के लिए शायद सब कुछ करना पड़ता है। अब यही मामला आईपीपी के अंदर जो लोग हैं इस वक़्त, वो सभी के सभी वो हैं प्राइमरीली जो कि इमरान खान साहब के साथी थे, बल्कि ज़ाहिर जहांगीर खान तरीन की बात करें, अलीम खान की बात करें, उनका तो एक बहुत ही बैकग्राउंड है, बहुत एक पर्सनल ताल्लुक का। फिर उसके अलावा भी जो भी उसके अंदर और भी खाकवानी साहब हैं, फ़याज़ुल हसन चौहान हैं, डॉक्टर फिरदौस आशिक़ अवान हैं। आप बड़ी लंबी फ़हरिस्त है, तवील रोकड़ी साहब हैं, आप नाम लेते जाएँ उन सब के ताल्लुक कहाँ थे, वो किस जमात से थे। जब ये बयानिया बन रहा था कि नवाज़ शरीफ साहब और उनकी जमात सारी मबनी ही चोर और डाकुओं पर है, उसमें तो और कोई है ही नहीं। तो ये सारे वही लोग थे जो फेस थे। मुराद राज साहब, आई मीन देयर इज़ अ डोगर साहब, देयर इज़ अ वेरी लॉन्ग लिस्ट जो लोग इस वक़्त आईपीपी के अंदर हैं और वो किस तरीके से फुली व होता है ना मुकम्मल जज़्बे के साथ, जोश के साथ आके आपको चोर और डाकू कहते थे। कहीं मुतअद्दिद मकामात के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो सेकंड ईयर के रहनुमा है, वो ये कहते हुए मिले कि आईपीपी के साथ इत्तेहाद नहीं है ऑन द कार्ड्स, हम कुछ नहीं ऐसा सोच रहे। अच्छा, आईपीपी की जो अपनी लीडरशिप है, फ़याज़ुल हसन चौहान साहब हमारे प्रोग्राम में मेरे जो टीवी का प्रोग्राम है उसमें आए और उन्होंने उसके अंदर बड़ा ही ज़ोर-ओ-शोर से कहा जी कि ये तो चोर डाकू हैं, सालों से इन्होंने मुल्क को लूटा है और खाया है। हमें तो इनकी ज़रूरत ही नहीं है। हम अवाम में मकबूल हैं क्योंकि हम ना इनकी साइड पर हैं और ना हम उनकी साइड पर हैं, जो तब्दीली को बेचने के लिए आए थे। हमें क्या ज़रूरत पड़ी है किसी के साथ भी इत्तेहाद करने की। ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं, ये डाकू हैं। बिल्कुल इसी तरीके से डॉक्टर फिरदौस आशिक़ अवान साहिबा का बयान भी जो है वही मेरे भी वो अगेन मेरे टीवी प्रोग्राम में मौजूद है। उन्होंने भी कहा कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी है किसी से भी इत्तेहाद करने की। उन्होंने कहा इत्तेहाद हो सकते हैं, देखा जाएगा, लेकिन जिन लोगों ने ओवर डेकेड्स इस मुल्क को लूटा है, हम उन्हीं के खिलाफ तो जहाद करने के लिए और स्ट्रगल करने के लिए मैदान में उतरे हैं, तो हम उनके साथ इंतखाबी इत्तेहाद भला क्यों करने लगे। लेकिन अब हमने देखा कि सीट एडजस्टमेंट जो है वो हो गई है आईपीपी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान। जो इत्तलात आई थी इनिशियली वो ये थी कि लगभग 15 के करीब नशिस्तें हैं जो मांगी हैं आईपीपी ने, और कहा है कि इनके ऊपर जो है वो किसी किस्म की हिमायत या सपोर्ट या जो भी सीट एडजस्टमेंट का कोई तरीकाकार जो है वो हमें वर्कआउट करना चाहिए। मगर जो अभी तक सामने अब जो फाइनल एक नक्शा सामने आ रहा है वो ये कि लाहौर में एक नेशनल असेंबली की सीट के ऊपर अलीम खान साहब की हिमायत जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करेगी। अलीम खान साहब क्या सूबाई असेंबली का लड़ रहे हैं इलेक्शन के नहीं लड़ रहे, उसके ऊपर अभी कोई हतमी इतलात नहीं है। अ, ये सवाल जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अलीम खान साहब जो है वो एक बड़े पोटेंशियल कैंडिडेट समझे जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए, और ये खबरें बड़ी सरगर्म है। जो मैंने कहा ना कि मैं बात करूंगी किसको क्या मिल रहा है, उसके अंदर अलीम खान साहब का हिस्सा यही समझ में आ रहा था कि शायद जो नून लीग है, शरीफ खानदान है, वो खुद दस्तबरदार हो रहा है जो चीफ मिनिस्टर पंजाब की पोस्ट है उससे, और ये ओहदा जो है वो अलीम खान साहब के पास जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो खबर है वो यही है कि नेशनल असेंबली की एक सीट के ऊपर जो है वो नून लीग हिमायत करेगी अलीम खान साहब की। फिर ओन चौधरी, इसहाक खाकवानी और नुमान लंगड़ियाल के मुकाबले में कोई कैंडिडेट नून लीग जो है वो इनके रिस्पेक्टिव जो हलके हैं उनके अंदर खड़ा नहीं करेगी। और लोधरा की एक सीट जो है उस पर भी जो है नून लीग हिमायत करेगी आईपीपी का जो कैंडिडेट है उसकी। ये सारी सीट्स ये इम्पोर्टेंट सीट्स हैं और ये खबर पहले भी हमने दी थी और बताया भी था, बल्कि कुछ 1-2 लोगों से बात भी हमारी हुई। जो समझ में यही आ रही है इस वक़्त सूरत-ए-हाल की, ये जिस किस्म की सीट एडजस्टमेंट्स हो रही हैं और ये जो मामलात कर रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब, इस पर पार्टी के वो लोग जो ज़ाहिर है कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, जिनको पार्टी का टिकट नहीं मिलेगा, या पार्टी ये कह रही है कि वो किसी और की हिमायत करेगी, अपने कैंडिडेट की हिमायत ही नहीं कर सकती, तो उनका तो बहरहाल नुकसान हुआ है और वो नाराज़गियाँ जो हैं वो अपनी जगह पे एग्ज़िस्ट करती हैं। तो ऐसा
ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے الیکشن میں بہت سارے ایسے لوگ جو کہ ٹریڈیشنلی نون لیگ سے وابستہ ہوتے ہیں وہ آزاد حیثیت میں یہ الیکشن اگلا لڑ سکتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا انتخابی اتحاد کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، پھر بلوچستان میں جن لوگوں کو اپنی جماعت میں شامل کیا ہے نیچرلی پھر ان کو ٹکٹ دینا پڑے گا۔ اب آئی پی پی کے ساتھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتحاد ہو گیا، ایم کیو ایم کے ساتھ بھی انتخابی اتحاد جو ہے وہ کر چکے ہیں، جی ڈی اے کے ساتھ بھی جو ہے وہ طالبات جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ سنا ہے کہ اسی لائن کے اوپر جو ہے وہ آگے چل رہے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب تو دھڑا دھڑ انتخابی اتحاد کر رہے ہیں، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس دعوے کے بعد یہ انتخابی اتحاد کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ انہوں نے اس کا آغاز کیا ہوا ہے جی، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے، ان کو کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے، وہ سادہ اکثریت سے سینٹر میں گورنمنٹ بنائیں گے۔ تو اگر اتنے ہی پورا اعتماد ہیں تو پھر اس طرح کے گروپس کے ساتھ جو کہ ابھی پوری پولیٹیکل پارٹیز بھی نہیں ہیں، ان کا آپ کے ساتھ جو ایک بیک گراؤنڈ ہے، ان لوگوں کے ساتھ اتحاد کرنے کی کوئی لاجک مجھے سمجھ نہیں آتی۔ یہ الزام پہلے دن سے عائد کیا جا رہا تھا کہ یہ لوگ جو کہ اس پنجاب کے خطے سے چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف کو جا رہے ہیں، یہ ٹریڈیشنلی آئیڈیلی نون لیگ میں جائیں گے۔ جب نون لیگ میں نہیں گئے اور آئی پی پی کا قیام ہوا اور وجود میں آئی پی پی، تو تب بھی یہ کہا گیا کہ یہ جماعت الٹیمیٹلی سم ویئر ڈاؤن دا روڈ یہ بات پروو کرے گی کہ یہ نون لیگ کی بی ٹیم ہے، نون لیگ کی بی ٹیم ہے، ثابت ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ جو سوال میرے ذہن میں بار بار آتا ہے وہ یہ کہ یہ پالیٹکس تو آپ کر رہے ہیں، آپ اپنے لوگوں کو ناراض بھی کر رہے ہیں، آپ اپنے ووٹر کو کیسے کنونس کریں گے کہ ان لوگوں کو جن کو ہم ہسٹوریکلی ٹریڈیشنلی کیا کچھ کہتے رہے ہیں، ہم خود اپنی اسٹرینتھ بہت زیادہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سب دعووں کے بعد، ان سب ماضی میں جو کس سے کلیمز ہم نے کیے ان کے بعد اب ہم کن گراؤنڈز کے اوپر یا کن بنیادوں کے اوپر ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ تو ایک ووٹر کو آپ کیسے کلیم کریں گے کہ کیونکہ آپ حمایت کریں تو ووٹر بھی نکلے، ووٹ ڈالے اور حمایت کرے؟ یہ ایک بڑا جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ امپورٹنٹ سوال ہے۔ اچھا، جو میں نے کہا کہ دوسری ہم ایک بات کریں گے کہ کون کیا بن رہا ہے یا کر رہا ہے، تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ایک سیٹ اپ جو ہے وہ آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے، زرداری صاحب صدر ہوں گے، بڑے میاں صاحب پرائم منسٹر ہوں گے، چھوٹے میاں صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں۔ پنجاب جو ہے وہ بہرحال یہ خبریں آ رہی ہیں کہیں نہ کہیں کہ شریف خاندان نے ان پرنسپل ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ شریف خاندان کے اندر ہی رہے۔ بہت سے لوگوں کی یہ رائے تھی کہ شاید مریم صاحبہ جو ہیں وہ کنٹینڈر ہیں چیف منسٹر پنجاب کی، لیکن میری اطلاعات کے مطابق ایسا بھی نہیں ہے، وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے اندر۔ ظاہر ہے یہ تو آنے والا وقت ثابت کرے گا کہ جب سب کو سب کچھ ملتا ہے تو کون کس کے حصے میں کیا آتا ہے، لیکن ابھی تک ایسا ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی آپس میں چیف منسٹر پنجاب کو لے کے وہ جو ایک بار بار آپ کو پتہ ہے کانسپریسی تھیری ہے جس کو چلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ حمزہ شہباز اور مریم ان دونوں کی کوئی ٹگ آف وار ہے کہ کون ہے جو پنجاب کی جو کا تخت اس پہ براجمان ہوگا، تو میری اطلاعات کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ مریم جو ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ حمزہ شہباز کچھ منظر عام سے غائب تھے اس لیے کہ ان کی صاحبزادی کی شاید طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ ان کے علاج میں کہیں مصروف ہے، لیکن وہ بھی منظر عام پر آ جائیں گے، اور ان دونوں کا پنجاب کو لے کر کم سے کم کوئی رفت نہیں چل رہا۔ مریم صاحبہ کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ شاید وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ بننے میں انٹرسٹڈ ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ موقع اب ان کو مل ہی جانا چاہیے، لیکن ظاہر ہے اپنی والد کی موجودگی میں شاید یہ ممکنات میں سے نہیں ہوگا، اور ان کو بھی اس بات کی انڈرسٹینڈنگ اور ادراک ہے۔ اچھا، تھوڑا سا جو میں نے آخر میں کہا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے جس طرح کی تنقید ہو رہی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیول اپ ہوتا جا رہا ہے، تنقید کا سلسلہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں نواز شریف کو کہ وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن کے دکھائیں۔ تو مجھے نہیں پتا کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ خالی اپنے ووٹرز کو جوش دلانے کے لیے، جذبہ دلانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یا وہ گراؤنڈ پر کچھ ایسا دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں، یا پھر اس ملک میں ٹریڈیشنلی جو سمجھا جاتا ہے کہ شاید کوئی یقین دہانی ہو گئی ہے، کوئی یقین دہانی ہو گئی ہے تو ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ بٹ پہلے بلاول صاحب کی یہ تنقید کرنا کہ بلوچستان 4 نشستوں کے لیے میاں صاحب کو جھوک کے جا رہے ہیں، اتنے بڑے لیڈر ہیں تو کیا ضرورت ہے؟ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی لیڈ جو ہے وہ پیپلز پارٹی بھی پیچھے فالو کر رہی ہے، اور بلوچستان میں بھی اپیرنٹلی کوئی جو ہے وہ بڑا ہاتھ پیپلز پارٹی مارنے والی ہے۔ اچھا، جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں میاں صاحب کی اور مختلف لوگوں کے ساتھ جو اتحاد ہو رہے ہیں اس پر بھی کچھ بہت زیادہ خوش نہیں ہے لگتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ مراد صاحب جو ہے وہ مراد علی شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا جی کہ وہ جو نیا لاڈلا آیا ہے وہ تو اور کچھ کر ہی نہیں رہا، وہ صرف بند کمروں میں بیٹھا ہوا میٹنگز پہ میٹنگز کیے جا رہے ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ اقتدار جو ہے وہ الٹیمیٹلی اس کو مل جائے گا۔ تو میٹنگز بھی جو وہ کر رہے ہیں وہ پولیٹیکل نوعیت کی میٹنگز ہیں، وہ اتحاد بنا رہے ہیں، میں اس سے ڈس ایگری کر سکتی ہوں، میرا اس پر ایک تجزیہ یا رائے ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ اپنی ہی پالیٹکس کو فروغ دینے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ تو الیکشن سے پہلے میرے خیال ہے سبھی سیاسی جماعتیں یہ کرتی ہیں، اور یہ بات میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایسا زیادہ فوکس کے ساتھ نہیں کر رہی، یہ بات میرے لیے تھوڑی سی قابل حیرت ہے کہ
क्यों नहीं कर रही? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आखिर किस चीज़ का इतना कॉन्फिडेंस है कि वो समझते हैं कि उन्हें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो इन एनी केस जो है वो इलेक्शन जो है वो जीत जाएँगे, या जैसे वो रज़ाई साहब ने कहा जी कि हमारे आगे तो हमारी कारकर्दगी है, हमें कुछ भी करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। तो मैं नहीं समझती कि इस वक़्त इस मुल्क में किसी भी सियासी जमात की इमारत के साथ कहीं पर भी ऐसी शाइनिंग कारकर्दगी है कि वो बगैर किसी सियासी जोड़-तोड़ के, वो बगैर अवाम को किसी भी नुक्ते पर कन्विंस किए ये समझे कि वो इलेक्शन जीत सकती है। सो आई डोंट नो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कौन-सी गीदड़ सिंगी है जो छुपाई हुई है, वक़्त आने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकालेगी। आखिर में ये इल्ज़ाम के पूरा सिस्टम नवाज़ शरीफ को सपोर्ट कर रहा है। एतजाज़ अहसन साहब ने उसको फिर से एक दफ़ा दोबारा से जो है आयद किया। उन्होंने कहा जी कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर बन के आए हैं। और इलेक्शन कमीशन और जो केयर टेकर सेटअप है, वो सिर्फ़ ये नहीं काम कर रही कि नवाज़ शरीफ को जिताना है, वो बल्कि अब इस टारगेट पर है कि नवाज़ शरीफ को 2 तिहाई अक्सरियत से जिताना है। ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। मैं मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों से जब जब भी कहीं इंटरेक्शन होता है, ये कह रही हूँ कि अगर आप लोगों को इस तरह के कोई भी डाउट्स हैं, तो आप लोगों को इनको रेलेवेंट लीगल फोरम्स पर निकालना चाहिए। उठाना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब इलेक्शन हो जाएगा और अगर वही नताइज हुए जो कि आप मुसलसल कह रहे हैं कि होंगे, और उस वक़्त अगर आपने इनकार कर दिया एक्सेप्ट करने से नताइज को, तो फिर इस मुल्क में जो केओस आपने दिया है मल्टीपल जगहों पर कि सड़कों पर आप निकलेंगे, आप प्रोटेस्ट करेंगे। बिलावल ने कहा था कि जब इलेक्शन हो जाएगा तो मामला बड़ा सादा होगा, एक वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर होगा और दूसरा सड़कों पर। तो अगर आप ये कहना चाहते हैं कि आप सड़कों पर होंगे उसके बाद, और आप अभी इस मसले का कोई जो है वो देरपा हल नहीं कर रहे, तो फिर आप इस मुल्क के लिए कोई सर्विस नहीं कर रहे, क्योंकि ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता मज़ीद केओस का, मज़ीद धरनों का, मज़ीद धांधली के शोर का। जो माशी सूरत-हाल है वो हम सबके सामने है, तो इस मुल्क पर थोड़ा रहम करें। और इस तरह की बेबुनियाद, अगर ये इनकी कोई बुनियाद है, मैं बेबुनियाद इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग रोज़ आके टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर शोर मचाते हैं, करते-कराते कुछ नहीं है। अगर इनकी कोई बुनियाद है तो प्लीज़ इनको लेकर जो लीगल फोरम्स हैं उन पर जाएँ और कहें कि ये रियासती मशीनरी, इदारे सब जो है वो बी टीम बने हुए हैं नवाज़ शरीफ के, और हमें ये मामला काबिल कबूल नहीं है, लेकिन आप ऐसा भी नहीं कर रहे। तो मैंने ये कहना था आखिर में कि ये कोई मुल्क के लिए कोई सर्विस नहीं है जो आप समझते हैं कि आप कर रहे हैं। आज के इस व्लॉग से बस ये कुछ, आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे कंटेंट को शेयर करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।